MED 008 भूमंडलीकरण और पर्यावरण। इसका इकाई 1 भूमंडलीकरण के पर्यावरणीय आयाम। इसके अंतर्गत 1.1 प्रस्तावना को हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि भूमंडलीकरण 20वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशक 1980 का दशक 1990 के दशक में ज्यादा चर्चा में आया और न सिर्फ चर्चा में आया बल्कि विश्वव्यापी परिवर्तन के रूप में प्रकट हुआ है। हम अगर देखें तो विश्वव्यापी परिवर्तन विश्वव्यापी विस्तार के रूप में दिखा है। इसमें कई प्रकार की प्रथाएं सम्मिलित है। ऐसी बातें नहीं है कि सिर्फ आर्थिक संदर्भ ही देखा जाता है, बल्कि खान पान, जीवन स्तर, संस्कृति, भाषा, राजनीतिक विचार, विचारधारा, लोगों की आने जाने की नीति, पलायनवादी संस्कृति, इसके साथ साथ प्रौद्योगिकी का प्रवाह, व्यापार में बदलाव, श्रमिक में बदलाव और निवेश ऐसे मुद्दे रहे हैं जहां की भूमंडलीकरण ने सीधे तौर पर इनको प्रभावित किया है और संपूर्ण विश्व में प्रभावित किया है। भूमंडलीकरण इस भूमि पर होने वाले तमाम घटनाओं को एक सीमित दायरे में आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। और यह भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण आज ऐसी बातें नहीं कि 1980 या 90 के दशक की ही धारणा है। अभी यह पूर्ण विस्तृत फलक के रूप में हम लोग के सामने दिखता है। हालांकि इसके पहले इस 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की जब हम बात करते हैं कि 1990 के दशक के बाद से भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई, इसके पहले अगर हम 500 साल पहले चले जाएं, 15वीं शताब्दी में देखें तो जब समुद्र मार्ग से नए नए देशों की खोज हो रही थी, नए नए देशों तक पहुंच हो रही थी, तो वहां भी इस भूमंडलीकरण का प्रभाव आप देख सकते हैं। हम कहते हैं कि भारत की खोज की गई, अमेरिका की खोज की गई 1492 में, भारत की खोज की गई 1498 में। यह खोज क्या था? यहां पर भी तो सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक गतिविधि का अवलोकन करना था और उससे लाभ लेना था। न सिर्फ उस समय की पुरातन व्यवस्था को अंगीकार करना था, बल्कि नए देशों की खोज, नए परिवर्तन के माहौल तैयार कर रहा था। और हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, इसीलिए की गई कि विश्व में शांति स्थापित हो। ऐसी बातें नहीं है कि सिर्फ एक ही देश की शांति की कामना की जा रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व में शांति की पहल कोई नई अवधारणा नहीं है। मानव के संदर्भ में एक जो जागृति, जो जिज्ञासाएं रही है, वह उसे सदा अपने नए नए रूप में आयाम स्थापित करते रही है। हालांकि वर्तमान में इसका संदर्भ आर्थिक ज्यादा हो गया है। हम अगर कह सकें तो आर्थिक भूमंडलीकरण, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आज के दौर में काफी तेजी से फैली है। यहाँ कोई उत्पाद भी बेचा जाता है तो वहां केंद्र में आर्थिक होता है। संस्कृति में भी आर्थिक पहलू को देखा जाता है कि मेरा सामान कैसे बिकेगा। और हम यह देखते हैं कि उत्पाद, कोई भी उत्पाद होता है तो वह आज संकीर्ण सीमित दायरे में ही रहकर नहीं देखा जाता है, बल्कि पूरे विश्व में उसका फैलाव हो रहा है। पूरे विश्व में उसका लाभ लिया जा रहा है। हम देखते हैं कि रेल का ही विकास हुआ, वायुयान का विकास हुआ, तो इनका लाभ सिर्फ एक ही देशों को मिला, ऐसी बातें नहीं है। जब अगर हम भारत की ही बात करें, भारत के संदर्भ में एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि उपनिवेशवादी संस्कृति थी, रेल का विकास हुआ, तो
वहां पर उनका उद्देश्य यह नहीं था कि आम जनता को हमें सुविधा पहुंचाना है, बल्कि उद्देश्य था एक अच्छा माल लेना है और पक्का माल भेजना है। और जब ज्यादा पक्का माल होने लगा तो उसे कई एक देशों में भेजा जाने लगा, और इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था, बाजार व्यवस्था का कहीं न कहीं एकीकरण होने लगा। उपनिवेशवादी संस्कृति ने भी भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया। यह अलग बात है कि इसके निहितार्थ उस समय नहीं खोजे जा रहे थे। बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण करना और एक तरह से श्रम का भूमंडलीकरण करना, पूंजी का शोषण करना, इसी को तो वैश्वीकरण कहा जाता है। वर्तमान में जो परिवेश है, यह 1980 के बाद यहाँ से इसमें तेजी से बदलाव दिखा है, और 1990 के बाद से तो इतना अधिक बदलाव दिखा कि कई तरह की हमारी निजी निजी नहीं, हमारी घरेलू उत्पादक जो कंपनी थी, जो भारतीय कंपनियां थी, वो तो समाप्त हो गई। वे वैश्विक संगठनों के सामने, वैश्विक कंपनियों के सामने न अपने आप को टिका कर रखने में असमर्थ हो गई, और विशाल हाथी के सामने छोटे छोटे उद्योग नतमस्तक हो गए। और विकसित राष्ट्रों के द्वारा जो प्रौद्योगिकी थे, जो उनके उद्योग थे, जो उनकी अर्थव्यवस्था थे, उनको एकीकृत करने की कोशिश की गई। इसी को तो हम वैश्वीकरण कहते हैं। और इस कोशिश की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी रहा कि सोवियत संघ की समाप्ति हो गई थी। पूंजीवादी लोकतांत्रिक राष्ट्रों के हाथ, अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों के हाथ ज्यादा बड़े होते जा रहे थे। और अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा भारतीय संदर्भ देखें, आपने वसुधैव कुटुंबकम के का अवधारणा सुना होगा। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व को एक परिवार जैसा मानना, ऐसा विचार का सिद्धांत भी तो उदारीकरण का ही द्योतक है, भूमंडलीकरण का ही तो द्योतक है। ये अलग बात है कि इसमें हम लोग नैतिकता के पुट देखते रहे, हम लोग यहाँ पर आर्थिक शोषण की बात नहीं देखते हैं, हम लोग पूरे विश्व को एक परिवार की भावना से देखते हैं। लेकिन भूमंडलीकरण के दौर के बाद यहाँ पर यहाँ का बाजार विदेशियों के लिए खुला, और 1991 के दौर के बाद सरकार ने भी आर्थिक उदारीकरण को अपना लिया, इसकी मजबूरी थी। और जाहिर है, अपने दरवाजे विदेशियों के लिए खोलने के बाद उनको निवेश का समुन्नत माहौल उपलब्ध कराना अनिवार्य था, अपरिहार्य था। और इस वैश्वीकरण ने भारत में भी एक अलग ही संस्कृति को जन्म दिया, न केवल आर्थिक रूप में, बल्कि स्वभाव, विचार, पहनावा, ओढ़ावा, भोजन के तरीके, भोजन के साधन, भोजन के तत्व, मनोरंजन के साधन, इसमें भी बदलाव आया। हमारी चिर परिचित जो वर्षों की पुरातन संस्कृति थी, जो परंपरा थी, उसमें बदलाव आने लगा। कुछ लोग उन्हें उसमें क्षरण आने की प्रक्रिया का भी नाम दिया। और बाहरी दुनिया के लिए बाजार खुलने के साथ हर एक क्षेत्र में विदेशी कंपनियों ने अपनी निवेश की, अपनी पैठ जमानी शुरू कर दी। हालांकि अगर हम वैश्विक तौर पर अब देखें तो यह भी बातें होती है, कुछ परिवर्तन वैश्विक तौर पर दिखे, और जैसे कि हम पर्यावरण परिवर्तन को देखें तो यह पूरे विश्वव्यापी संस्कृति को प्रभावित किया। अगर आप जलवायु परिवर्तन की बात आपके दिमाग में आती होगी तो यह किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय समस्या के रूप में आज नहीं देखी जाती है। इसका कारण है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का संबंध किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय समस्या की बातें नहीं है। जलवायु परिवर्तन हो रही है, इसका मूल कारण ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है। और यह एक आर्थिक भूमंडलीकरण की अवधारणा है, इसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन विश्वव्यापी सांस्थानिक जो हस्तक्षेप है वह भी आज की जा रही है। MED 008 के अध्याय 1 भूमंडलीकरण के पर्यावरणीय आयाम के अंतर्गत अभी हम लोग देखते हैं 1.2 भूमंडलीकरण का बदलता हुआ स्वरूप। आप इतना समझ ले, भूमंडलीकरण में पूंजीवादी व्यवस्था का, पूंजीवादी विकास का प्रभाव होता है, और यह
प्रभाव विश्वव्यापी स्तर पर देखने को मिलता है और पूंजी का प्रभाव विश्व स्तर पर आपको दो समय दिखाई पड़ता है। और इसी पूंजी के प्रभाव को तो इसे हम भूमंडलीकरण कहते हैं। पूंजी को पूरे दुनिया तक, पूरे विश्व तक विस्तृत कर देना और उसके बाद वहाँ से मुनाफा प्राप्त करना। और यह आपको इतिहास में दो बात दिखने को मिलती है, एक 1860 से 1914 का दशक और दूसरा 1980 के बाद का स्वरूप। 1960 से 1914 तक का दौर था जो था साम्राज्यवाद का दौर था, उपनिवेशवाद का दौर था। और वहाँ पर भी जो विकसित राष्ट्र थे उस समय के, ब्रिटेन, वो अपनी पूंजी का प्रभाव दुनिया के विभिन्न देशों पर किया और वहाँ पर अपनी साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाने के लिए किया, दूसरे देशों का शोषण करने के लिए किया, अपनी मुनाफा प्राप्ति करने के लिए कहा। यहाँ पर हम अगर वर्तमान में जो भूमंडलीकरण का स्वरूप चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन का, यह किस तरह बदलते जा रहा है, तो इसको यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान में कई तरह की बाधाएं हैं, इनके बावजूद पूंजी का प्रवाह इतना तेजी से हो रहा है। या सीमा, जो भौगोलिक सीमा लगाई जाती है देश के, एक देश से दूसरे देश के बीच, या कोई मायना इसके लिए नहीं रखता है। उसके आर पार व्यापार होता है, उसके आर पार निवेश होता है, उसके आर पार सेवा होती है, उसके आर पार बौद्धिक संपदा की बात होती है। उस अधिकार का सीमांकन विस्तार होते जाता है और पूंजी अपने कई रूपों में आप देखते हैं यहाँ पर कि जो भूमंडलीकरण के तत्वावधान जो पूंजी लगाई जाती है, यह उत्पादक और पोर्टफोलियो राज्यों में स्वच्छंदता पूर्वक चलती है। और जिस राष्ट्र में यह जाती है वहाँ की प्रभुसत्ता को कहीं न कहीं यह चुनौती देती है। अपने नियम के अनुकूल जब वह उसको दूसरे राष्ट्र को नियम को मानने को विवश कर दे, तो हम तो ये कह सकते हैं कि उसकी प्रभुसत्ता को चुनौती दे रही है। यहाँ पर एक नज़र उत्पादक राज्य क्या हुआ, जो उत्पादन कर रहा है, और एक है पोर्टफोलियो राज्य। तो पोर्टफोलियो का यहाँ पर अर्थ आप समझ लें कि कोई संस्था है, कोई व्यक्ति है, तो वह किस तरह निवेश वहाँ पर करता है, किस तरह निवेश का संग्रह करता है। और यही तो भूमंडलीकरण में होता है। आप देखते हैं निवेश किया जाता है और उसका फिर मनमाफिक कीमत वसूला जाता है। तो दोनों ही स्थिति में कहीं न कहीं स्वच्छंदता बढ़ती है। और राष्ट्र राज्य की भूमिका यहाँ पर क्या होगी, इस पर आज राजनीतिक चिंतकों के बीच ये बहस का मुद्दा, विमर्श का मुद्दा बना हुआ है। और यह भूमंडलीकरण राष्ट्र राज्य को एक उसकी जो शक्ति थी, स्वाभाविक शक्ति, उसको कहीं न कहीं ये न्यून कर रहा है, कम कर रहा है। और भूमंडलीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और लोगों के हित की रक्षा के लिए जो लक्ष्य होना चाहिए, वहाँ पर यह अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भूमंडलीकरण के स्वरूप बदलते जा रहे हैं। राष्ट्र के नियम, राष्ट्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति, वह भी कहीं न कहीं आपको बदलती दिखती जा रही है। प्रौद्योगिकी की भूमिका भी हम देखें यहाँ पर। प्रौद्योगिकी क्या हुआ, तो उद्योग को उन्नत करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसी को हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। ऐसी तकनीक लाई जाती है जिससे कि उद्योग व्यवस्था को उन्नत किया जा सके, उसका व्यवसायिक लाभ लिया जा सके। उत्पादक के में लाभ लेने के साथ साथ अंततोगत्वा उसका उद्देश्य होता है मुनाफा की प्राप्ति करना। और इस भूमंडलीकरण में प्रौद्योगिकी ने इसको ज़्यादा ऊर्जा प्रदान कर दी, भूमंडलीकरण को आगे बढ़ाने में। 1860 से प्रथम विश्व युद्ध तक का दौर देखें तो वहाँ पर लागत आने जाने में ज़्यादा होती थी, लेकिन उसी अवस्था में जब भाप के इंजन का आविष्कार किया गया, भाप के जहाज का प्रचालन अधिक बढ़ा और रेल द्वारा परिवहन लागत में वहाँ पर फिर कमी आई। तो इन दोनों के कारण एक व्यापार में वृद्धि हुई। लेकिन वहीं अगर हम वर्तमान समय में देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्तमान में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का समय है और यह भी, इसमें प्रौद्योगिकी काफ़ी तेजी से काम कर रहा है, काफ़ी उन्नत अवस्था में यह जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि सूचना प्रोसेसिंग की औसत कीमत
पहले 7.5 प्रति करोड़ डॉलर थी, वह गिरकर काफी गिर गई, सैकड़ों प्रतिशत दर में उसमें जो है कमी आई। एयरलाइंस की प्रति मील जो लागत होती थी 1960 से 1990 तक में जितनी लागत आती थी उसकी तुलना में अभी काफी कम कीमत लगने लगी। और आप इसका एक छोटा सा उदाहरण यह भी देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क से लंदन बात करना हो या आप भारत से लंदन बात करते थे तो वहां पर जितनी दरें लगती थी उसकी तुलना में भी बहुत अल्प पैसा लगता है। और जैसे कि 190 रुपये पहले $190 लगता था तो उसके बाद $50 से भी नीचे लगने लगा। इस तरह आज आप देख सकते हैं संचार क्रांति, रोमिंग जैसी बात आप देखते होंगे कि आप इंटरनेशनल कॉल करते थे, इंटरनेट कॉल आता था तो रोमिंग लगता था, लेकिन आज आप देखिए कि कितने सेकेंड भर में सूचना का आदान प्रदान हो जाता है और कम से कम कीमत पर हो जाता है। तो ऐसे में ऐसी व्यवस्था ने विश्व बाजार में भी गति लाई, विश्व व्यापार में भी उछाल लाया और विश्व निर्यात में 1970 का जो दशक रहा यह सकल घरेलू उत्पाद के 17% की तुलना में 1990 के दशक में 21% था। तो इस प्रकार प्रौद्योगिकी ने भूमंडलीकरण की भूमिका को बढ़ाने में काफी अहम भूमिका निभाई। व्यापार की भूमिका देखते हैं तो भूमंडलीकरण के बदलते स्वरूप में आप व्यापार की बढ़ती भूमिका को देख सकते हैं। कैसे 1980 के दशक में जितनी व्यापार हुआ करती थी उसके बाद से काफी अधिक तेजी से तीव्र गति से परिवर्तन हुआ और विश्व व्यापार की वृद्धि दर में काफी परिवर्तन आया, वृद्धि हुई। सकल घरेलू उत्पाद 1970 में जो था 10%, 1988 में 20% बढ़ गया और पूंजी का प्रवाह काफी तेजी से बढ़ा, काफी तेजी से वृद्धि हुई। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें तो 1997 में 1970 की अपेक्षा 7 गुना अधिक तेजी से बढ़ी, $400 बिलियन हो गया, वहीं 1970 में 7 गुना कम था। और इसके साथ साथ पोर्टफोलियो और अन्य अल्पकालिक पूंजी प्रवाह भी पर्याप्त बढ़े, तरह तरह से निवेश किए जाते हैं। तो इस तरह की बातें हुई है और आप देखते हैं कि कुल ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है भी व्यापार और 1980 के दशक से 3 गुना अधिक है। वहीं आप देखते होंगे कि भारत की ही अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से वृद्धि हुई है, ट्रिलियन डॉलर में पहुंच गई भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पहुंच गई है भारत। तो भूमंडलीकरण के बाद व्यापार की भूमिका काफी बड़ी है और व्यापार के बढ़ने से कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक व्यवस्था विकसित होती चली जाती है। भूमिका इस भूमंडलीकरण के बढ़ते स्वरूप में अगर हम वित्तीय पूंजी की भूमिका देखते हैं तो इसमें भी वृद्धि हुई है, परिवर्तन हुआ है और सकल वित्तीय प्रवाह में तेजी से वृद्धि हुई है, काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई है। और कहा तो ये जाता है कि दैनिक विश्वव्यापी लेन देन में 1973 में $1.5 बिलियन व्यापार होता था, वहीं 1995 में $2.12 ट्रिलियन व्यापार हुआ। तो इस तरह पूंजी प्रवाह पूरी तरह से व्यापार और निवेश प्रवाह से वो संबद्ध हो गया और काफ़ी अधिक, वो साधारण जो सोचा नहीं था उतना अधिक वृद्धि हो गया। और वित्तीय पूंजी का यह प्रवाह मुद्राओं में स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग के रूप में बढ़ी। ये स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग क्या होता है? सट्टा व्यापार का आप नाम सुने होंगे, शेयर मार्केट का नाम सुने होंगे। तो इस रूप में काफी तेजी से भूमंडलीकरण के बाद 1990 के बाद इसमें इस तरह के व्यापार में वृद्धि देखने को मिली और मुद्रा प्रवाह का इस वृद्धि का संबंध कहीं न कहीं पोर्टफोलियो निवेश में बड़ी उछाल से दिखता है आपको। यह पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है? तो पोर्टफोलियो निवेश, जैसा कि आपको बताया, यह किसी संस्था या व्यक्ति के द्वारा निवेश किया जाता है, वो संग्रह किया जाता है, निवेश का संग्रह किया जाता है और यह कई रूपों में पूंजी का प्रभाव लगाता है, पूंजी की उसमें निवेश किया जाता है। जैसे बैंक खाता के रूप में सरकार भी कहती है आप लगाओ पूंजी और पैसे का आमद बढ़ता है। बैंक खाता हो, स्टॉक बॉन्ड हो, विकल्प अधिकार पत्र हो या स्वर्ण प्रमाणीकरण की बात आपने सुनी होगी, अचल संपत्ति की हो या कोई भावी अनुबंध की बात हो, तो इस तरह की बातें आप होती है, इसको ये पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। एक मान्यता दे दी जाती है आपको, स्टॉक बॉन्ड पेपर, ये सब आप सुने होंगे। वहीं इसमें होता क्या है कि जोखिम के स्वीकार्य स्तर पर निवेश किया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उसका उद्देश्य रहता है मुनाफा में वृद्धि। और इस तरह की निवेश से ग्लोबलाइजेशन की भूमिका
काफ़ी बड़ी है, इसकी भूमिका परिवर्तित दिखी है। और अमेरिका जो निवेशक द्वारा जो है बॉन्ड और इक्विटी में बाहरी देशों में लेन देन बढ़ा, वो लोग दुनिया के अन्य देश तक भी पहुँचे और 1980 में सकल घरेलू उत्पाद के 9% से बढ़कर 96 में 164% हो गया। सोच सकते हैं कि कितनी वृद्धि हुई। और ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। तो एक वर्ष के अंदर, किसी एक वित्तीय वर्ष में या किसी वर्ष में, एक वर्ष के अंदर राष्ट्र की सीमा के अंदर सभी और उत्पाद, कोई भी उत्पाद होते हैं और जो सेवा होते हैं, उसका जो मूल्य अधिग्रहण किया जाता है, जो मूल्य तय किया जाता है, जितना मूल्य की प्राप्ति होती है, उसी को कहते हैं जीडीपी। तो उसमें भी वृद्धि हुई और अति उच्च वित्तीय बाजार, आर्थिक अस्थिरता भी दिखी, लेकिन इसके बावजूद तृतीय विश्व की स्थिति काफ़ी दयनीय भी दिखी। जो जितने लाभ में विकसित राष्ट्र है, तीसरी दुनिया के राष्ट्र, इससे पर उतने फायदे में नहीं रह सके और वे राष्ट्र कहीं ना कहीं सशंकित से देखे। वे तो उसको, उन्हें लगा कि कहीं मेरा भयादोहन ना हो जाए और इस तरह की अस्थिरता उन्हें महसूस हुई। और वर्तमान आर्थिक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया देखें तो इसका कई तरह का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव भी दिखा है। अब हम देखते हैं विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन। किस तरह भूमंडलीकरण के बदलते स्वरूप में जलवायु परिवर्तन देखने को हमें मिला है। और यह जलवायु परिवर्तन सिर्फ गांव मोहल्ले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए खतरे के संकेत है। यह अलग बात है कि इसका उत्सर्जन कोई और करता है और इसकी चुनौतियों से, इसकी विभीषिका से निपटने को विवश दुनिया के असंख्य लोग हैं। और भूमंडलीय परिवर्तन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन यानी पर्यावरण के क्षेत्र में हो रहे बदलाव को हम देखते हैं। और यह भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कहलाता है। और यह एक तरह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने के संदर्भ में ये इसी भी चिंताएं भूमंडलीकरण के साथ ही आई। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी चिंताएं 1980 के दशक के बाद से ही आने शुरू हो गई, जिस तब से भूमंडलीकरण का आना स्टार्ट हुआ, उसका फैलना स्टार्ट हुआ। और आज वैज्ञानिक रिसर्च भी कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडल में संकेंद्रण बढ़ रहा है और इस ग्रीन हाउस प्रभाव के बाद पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। यह तापमान एक तरह के काफ़ी नुकसान का परिचायक संदेश देता है। और इसमें होता यह है कि ग्रीन हाउस एक तरह की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में सूर्य से जो ऊर्जा आती है वह स्वच्छंद रूप से वायुमंडल से होकर गुजरती है। परंतु आप जानते हैं कि पृथ्वी से जब वापस जाती है विकिरण होकर, तो वह ऊष्मा वायुमंडल में गैस द्वारा सोख ली जाती है या रोक ली जाती है। जब ऐसा होता है तो बादल द्वारा जो सोखा गया विकिरण होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है और उसे उत्पन्न करके वायुमंडल को गर्म करती है। और आप यहाँ पर इस तरह के पिक्चर देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह ग्रीन हाउस गर्मी उत्पन्न करती है, एक तरह की गर्मी के परिवर्तन की किस तरह की इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसी श्रृंखलाएं उत्पन्न हो रही है। इसके माध्यम से किस तरह जब गर्मी बढ़ती है तो ग्लेशियर पिघलता है, ग्लेशियर पिघलता है, समुद्र के सतह में वृद्धि होती है। समुद्र के सतह में जब वृद्धि होगी तो समुद्र के किनारे तटीय इलाकों में जो मिट्टी है वो पानी से भरेगा, वो उसका अपरदन होगा और वो इलाके डूबेंगे। और इस तरह के इसकी कई एक विघटनकारी तत्व हमें दिखती है जो कि मनुष्य के लिए खतरे हैं। इस तरह के भौगोलिक विघटन कहीं न कहीं मानव जाति के लिए चिंता की बात है। वर्षा में परिवर्तन होता है, कृषि जगत इससे प्रभावित होता है और ये जलवायु परिवर्तन अंततः काफ़ी एक तरह से कहें विकास नहीं बल्कि विनाश के सारे दरवाजे खोलते हैं। वहीं हम यह भी देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, तो ये सब जैसे गैसें ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। ग्रीन हाउस गैस
कौन कौन गैस कहलाती है? तो ग्रीन हाउस गैस में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को, नाइट्रस ऑक्साइड को और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रखते हैं। और आधे से ज़्यादा ग्रीन हाउस का प्रभाव जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्पन्न करता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसमें क्लोरीन और ब्रोमीन मिला होता है। उन्हें उसके माध्यम से क्या होता है, ओजोन परत जो होता है उसमें नाश होता है। और ऐसा माना जाता है कि ओजोन परत के नाश के लिए यही क्लोरीन और ब्रोमीन जिम्मेवार होता है। और इसके बदले में वहाँ पर जब अल्ट्रावायलेट विकिरण जब निकलता है वहाँ से, तो यह फिर मानव जाति के लिए, त्वचा के लिए खतरा उत्पन्न करती है। और कहते हैं कि उस विकिरण से कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होती की संभावना बढ़ जाती है। और ग्रीन हाउस गैस जो बाहर जाने वाली लंबी तरंग विकिरण को रोकते हैं, वह इस वायुमंडल में बढ़ रहे हैं। और हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि ये सारी प्राकृतिक घटनाएं के कारण गैस में वृद्धि या कमी होती है, लेकिन यहाँ पर मनुष्य की भूमिका इस रूप में दिखती है कि औद्योगिक उत्सर्जन जब होता है तो और वाहन का उत्सर्जन होता है, जंगल का जल रहा है, रेफ्रिजरेटर में जो इस्तेमाल होता है, तो इन सब के कारण जो उत्सर्जन हो रहा है तो यह नुकसानदायक हो रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है एक अनुमान के मुताबिक कि 2030 तक ही, एक दशक के बाद ही 2% तापमान बढ़ जाएगा। और कहा जाता है कि 2090 तक तो 4 डिग्री बढ़ जाएगा। और इस तरह यदि तापमान बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का सतह 2030 तक ही कहा जाता है कि 9 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर तक के बीच बढ़ जाएगा। और 2090 तक तो 96 सेंटीमीटर बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में जब इतनी बढ़ेगी तो छोटे छोटे जो द्वीप हैं, जो डेल्टा हैं, तो वो सब तो समाप्त हो जाएगा। बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी का इलाका, मिस्र हो, चीन हो, ऐसे बहुत सारे देश को काफ़ी हानि उठानी पड़ेगी। और गर्मी के दबाव से मौत अलग, बीमारी अलग, समस्या अलग। और इस तरह जो है, जो उष्णकटिबंधीय आवास, वहाँ पर अलग समस्या है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का बहुत बड़ा भाग आप जानते हैं कि औद्योगिक देश, जहाँ के कल कारखाने अधिक मात्रा में विकसित देश में हैं, वे ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं और वे अपनी आर्थिक वृद्धि की प्राप्ति तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इस तापमान को घटाने के संदर्भ में चिंताएं कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस पर विराम नहीं लग पा रहा है। और ऊर्जा परिवहन क्षेत्र में जहाँ की ऊर्जा की कम खपत हो, इस पर यद्यपि की ज़रूरत है काम करने की, लेकिन यहाँ पर वे लोग गरीब देश पर ज़्यादा दबाव डालते हैं। आज जैव विविधता की बात होती है, इस पर काम करने की ज़रूरत होती है, और वन लगाने की बात होती है, और इसी तरह कार्बन या अन्य की सहायता देने के लिए आवश्यक है। वहीं पर हम यह भी कह सकते हैं कि विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन से विश्वव्यापी जो करार किए जाते हैं, इस तरह की बातचीत हो, क्रियान्वयन हो उसका ईमानदारी से, और तभी ग्रीन हाउस गैस से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। मानव जाति के लिए ऐसा ही होगा, अन्यथा ये भूमंडलीकरण के बाद जिस तरह की जलवायु परिवर्तन से लोग आशंकित हैं, यह काफ़ी विनाश के संकेत दे रहे हैं। हमारे पर्यावरण को ही यदि क्षति पहुंचेगी तो हमारे तमाम विकास धरे के धरे रह जाएंगे। हम अगर पर्यावरण का ही विनाश करेंगे तो जाहिर है एक और हमें रुपया पैसा की दृष्टि से तो हमें लगेगा कि हम विकसित कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से हम कहीं न कहीं दूर होते जाएंगे, जो कि अंततः मानव के विनाश का कारण बनेगा। अब हम लोग देखते हैं भूमंडलीकरण और पर्यावरण। दरअसल भूमंडलीकरण विभिन्न राष्ट्र को, विभिन्न राज्य को एक नियम कानून के तहत अभिलेखबद्ध करने की एक प्रक्रिया है, या पूरे विश्व को एक गांव में तब्दील करने की एक प्रक्रिया है। यह देश की संप्रभुता नहीं बल्कि भूमंडलीकरण की संप्रभुता का वर्चस्व की बात है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज भूमंडलीकरण का प्रभाव काफी व्यापक रूप से पड़ा है, और यह एक इस तरह की विचारधारा के रूप में न केवल प्रस्तुत हुई है बल्कि छा गई है, आवरणबद्ध हो गई है कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। विकसित देश हो अथवा विकासशील देश हो, भूमंडलीकरण की आबोहवा में हर एक देश सिमटे नजर आ रहे हैं, और भूमंडलीकरण की वर्तमान परिपाटी पारंपरिक वैश्विक स्वरूप से भिन्न है।
व्यापार की बातें, पूंजी की परवाह हमेशा होती रही है, लेकिन आज राष्ट्र राज्य उत्पाद के साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि आज इसका वैश्विक स्वरूप राजनीति के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों तक में छा चुका है। वहीं अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण का अर्थ होता है पर्यावरण, चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र, और इसमें इस पर्यावरण में क्षिति, जल, वायु, गगन, समीरा हर कुछ आ जाता है। प्रकृति का हर एक कण इसमें सम्मिलित हो जाता है। हर तरफ जो घेरे हुए वातावरण का निर्माण करता है, यह पर्यावरण का घटक कहलाता है। और ये तमाम पर्यावरण के तत्व व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य है, अपरिहार्य है। और न केवल व्यक्ति बल्कि तमाम प्रकार के जीव जंतु इसी पर्यावरण के घटक पर निर्भर है। और पर्यावरण के प्रमुख बातों को देखें तो इसमें इस वातावरण में न केवल पृथ्वी भौतिकवादी स्वरूप, प्राकृतिक स्वरूप है, बल्कि इसके अंतर्गत तमाम प्रकार के प्राकृतिक भौतिक तत्व हमें दिखते हैं। हम पृथ्वी पर इसमें जल को भी देखते हैं, सागर को भी देखते हैं, गैस को भी देखते हैं, नदी को देखते हैं, पर्वत, झील, झरना, तालाब, नदी, घाटी, पहाड़, पत्थर, पेड़, पौधे, हर चीज देखते हैं। मिट्टी देखते हैं, जीवित प्राणी देखते हैं, जलीय जीव देखते हैं। हर कुछ तो इसी पर पर्यावरण में देखते हैं। और अगर हम इस पर्यावरण में प्रदूषण को देखते हैं तो वह भी इसी पर्यावरण की देन है। आज इस बदलते पर्यावरण के साथ ही भूमंडलीकरण के में जो पर्यावरण की बदलती स्थिति है, इस पे हर एक नागरिक प्रभावित होता है। बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े उत्पादक के साथ साथ एक सामान्य नागरिक भी प्रभावित होता है। इसे एक छोटा सा उदाहरण देख के समझ सकते हैं। आज अगर रेफ्रिजरेटर का यूज हो रहा है तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसको लुभाने का प्रयास हम लोगों को करती है कि आप इसका इस्तेमाल करें, ठंडे पेय पदार्थ या इसके अन्य कई एक उपयोग हैं, या कोई एयर कंडीशनर का उपयोग करता है। तो हालांकि और उसके बाद इसके दुष्परिणाम की बात जब होती है तो ये पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। और इसका दुष्प्रभाव जो नहीं उपयोग करता है उसको भी आज भोगना पड़ता है। और यही उत्सर्जन वाली बात औद्योगिक कल कारखाने के संदर्भ में भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड विकसित देशों द्वारा ज़्यादा छोड़ी जाती है लेकिन वहीं ग्लोबल वार्मिंग का जब प्रभाव पड़ता है यह पूरी दुनिया पर पड़ता है। यहाँ पर भूमंडलीकरण और पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से आर्थिक संदर्भ को देखते हैं, मुक्त व्यापार को देखेंगे और व्यापार की शर्तें इसके अंतर्गत किस तरह तय की जाती है, व्यापार और पर्यावरण कैसे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम यहाँ पर मुक्त व्यापार और पर्यावरण की बात देखते हैं तो भूमंडलीकरण में व्यापार में आप जानते हैं कि निवेश में मुक्त प्रवाह की बात होती है, मुक्त व्यापार की बात होती है, किसी प्रकार के बंधन की बात नहीं होती है। हालांकि हम देखते हैं कि इस प्रकार कि मुक्त व्यापार का पर्यावरण समूह के लोगों द्वारा हमेशा विरोध किया जाता रहा है और वे लोग भूमंडलीकरण को हानिकारक समझते हैं। मुक्त व्यापार को अधिक उत्पाद और आय के माध्यम के रूप में जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां देखती है, वहीं उनका उद्देश्य कहीं न कहीं संसाधनों की अधिक क्षीणता होती है और संसाधनों के उपयोग के कारण प्राकृतिक पर्यावरण का ह्रास होना सुनिश्चित होता है। हम यह भी देखते हैं पर अधिक मुक्त व्यापार होगा तो व्यापार निवेश होगा, उत्पादन का भूमंडलीकरण हो जाता है, परिवहन कार्यों में वृद्धि होती है और कहीं न कहीं यह अंततः प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, प्राकृतिक पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। और विदेशी निवेश पर्यावरण की दृष्टि से एक तरह से जो मैत्रीपूर्ण प्रौद्योगिकी विकसित करने के प्रोत्साहन को कम करती है और
व्यापार का परिणाम वो सिर्फ उनका उद्देश्य ही होता है बाजार को हथियाना, और औद्योगिक व्यवस्था हो, कृषि व्यवस्था हो, सबका अपने मनोनुकूल ढंग से उसका पुनर्स्थापित करना। वहाँ कई प्रकार की उत्पादनकारी इकाइयाँ हो सकती है और कई कारखाने हो सकते हैं जो कि रुचिकर हो, पर लोगों को पसंद नहीं हो, लेकिन वे लोग वहाँ पर अपना झंडा गाड़ देते हैं, अपनी मजबूती से अपना प्रदर्शन करते हैं। कृषि तकनीकों का भी ये निवेश कर अपना मनमाफिक प्रयोग करना चाहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वे लोग अपने अनुकूल मोड़ते हैं, लेकिन वो पर्यावरण की वे पूर्णतः अनदेखी कर देते हैं। पर्यावरण की उन्हें कोई चिंता नहीं होती है, और घरेलू मुक्त बाजार भी कहीं न कहीं उत्तरदायित्व निभाने में विफल रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उदारीकरण से बाजार विफलता बढ़ने की संभावना होती है। इस मुक्त व्यापार में सिर्फ चलता है पूंजीपतियों का। वे अपना पूंजी लगाते हैं और अपनी मनमाफिक व्याख्या करते हैं। साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि दरअसल ये भूमंडलीकरण की अवधारणा ही विदेशी पूंजी के नारे के साथ आई और लोगों के दिमाग में यह बातें बैठा दी गई कि विदेशी पूंजी आएगी तो नए कल कारखाने खुलेंगे, रोजगार में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय में इससे वृद्धि होगी, और ऐसा होगा तो हमारा विकास होगा, मानव विकास होगा, राष्ट्रीय स्तर पर विकास होगा, विदेशी मुद्राओं में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी। मगर बात यह भी हम कह सकते हैं कि अगर ऐसी बातें होती है तो उदारीकरण के आए, मुक्त व्यापार के आए 3 दशक हो गए। ऐसे में यदि आज भी गरीबी और बेरोजगारी दिखती है तो फिर कहीं न कहीं यह भूमंडलीकरण की नीति, इस मुक्त व्यापार की नीति पर प्रश्न तो उठता ही है। यदि ऐसा होता तो आज न रोजगार होता, रोजगार में कमी होती, न पूंजी की कमी होती, देश की आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती। लेकिन आज भी गरीबी, कमजोरी जैसी स्थिति दिखती है। ऐसे में मंथन की स्थिति तो उत्पन्न जरूर होती है कि विदेशी कंपनियां भारत में आकर किस तरह शेयर का खेल खेलती है, निवेश का खेल खेलती है, और स्थिति सिर्फ बीआरएस से ही समाप्त नहीं होगी। सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चलाकर नौकरी से बाहर आने का लालच दे दिया। इसे लालच था या ये छटनी थी, इस बात को भी समझने की जरूरत है। वो नीति कहाँ तक सार्थक है, यह भी बात समझने की जरूरत है। व्यापार और पर्यावरण की शर्तें, तो यहाँ पर ब्रुटलैंड आयोग 1987 का जिक्र है, जिसमें कहा गया था कि उनका विचार था कि बहुधा विश्व सामग्री व्यापार विकासशील विश्व में संसाधन क्षीणता को प्रोत्साहित करता है। हम यह देखते हैं कि यह मुक्त व्यापार और व्यापार की जो बातें हैं, यह अमीरों के लिए एक समाजवाद जैसी व्यवस्था की काम करता है, और उसका कीमत आम जनता को उठाना पड़ता है, गरीब जनता को उठाना पड़ता है। और यहाँ पर मानवाधिकार की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, मुक्त बाजार की बात हो, ये अग्रणी जो औद्योगिक समाजी घराने होते हैं, ये इनका लाभ लेते हैं। पूरी आज वैश्वीकरण के बाद पूरे विश्व भर में वो इनका लाभ लेते हैं। और प्राकृतिक संसाधन, एक और भूमंडलीकरण है तो दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधन है, और प्राकृतिक संसाधन का ये लोग हर संभव, अति संभव कहें तो प्रयोग करते हैं, और इसके कारण कई तरह के नुकसान की भी उठाना पड़ता है। और निर्यात हर एक देश के लिए संभव नहीं है कि वह निर्यात सामग्री को उस हद तक पूरा कर सके जैसे कि पर्यावरण लागत के संदर्भ में वो सामंजस्य बनाता रहे। ब्रुटलैंड आयोग ने विकासशील देशों के संदर्भ में निर्यात करने के व्यापार में वृद्धि की ओर ध्यान दिलाया, लेकिन ऐसी बातें व्यवहारिक स्तर पर संभव होती होगी, ऐसी बातें नहीं हो पाती है। पर्यावरण और व्यापार के बीच जो ब्रुटलैंड परिकल्पना की गई थी, उनमें कहा गया था कि इस तरह के व्यापार के बाद
हर एक देश विकासशील राष्ट्रों की भी स्थिति सुधरेगी। इस परिकल्पना में कहा गया था कि यदि व्यापार की शर्तें घटती है तो निर्यातक देशों को केवल लगातार विदेशी मुद्रा बनाए रखने के लिए अधिकाधिक निर्यात करना चाहिए। ऐसी बातें कही जाती है कि पर्यावरण की दृष्टि से जहाँ नदी झाड़ी हो, वन भूमि हो और कुछ भी हो, भूमि कटाव की बातें हो, इस पर खेती का विस्तार करने का प्रयास हो सकता है। वहीं यह भी कहा गया है कि व्यापार या घटती बढ़ती विनिमय दर हो, यहाँ पर व्यापक पर्यावरण क्षति के कारण बताए गए हैं। जैसे कहा गया कि वनों के बढ़ते हुए विनाश जब होगी तो यह भारी नुकसानदायक हो सकता है। और निर्यात वो करेगा कैसे? अगर वो कटाव करता है, वन की कटाई करता है, तो फिर यहाँ पर वो नुकसान की ही स्थिति में होता है। अब हम देखते हैं कि 1980 का वह दशक, जब हाथी के दांत के अफ्रीका से खुलेआम निर्यात होने लगा, तो वहाँ पर इसका फिर असंतुलन देखा गया कि 1/3 हाथी की आबादी ही नष्ट हो गई, वनों का ही सामूहिक विनाश हो गया। तो मुक्त व्यापार का दबाव तो ये देश झेल रहे हैं, वे उसके टक्कर में नहीं आ रहे हैं, अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे देशों की। और मुक्त व्यापार का पर बल तो दिया जाता है, लेकिन यह हर एक देश के लिए व्यावहारिक नहीं हो पा रहा है, लाभदायी नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि निर्यात पर बढ़ती हुई निर्भरता का परिणाम फसल उगाने के पैटर्न में कई अनुचित और पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक परिवर्तन हो रहा है। हम यह भी देखते हैं कि थाईलैंड का जिक्र कि यहाँ कस्सावा का मांग बढ़ा, तो छोटे किसानों ने पहले अपने वन युक्त भूमि में कस्सावा का विस्तार करने के लिए वे तैयार हुए, उन्हें प्रोत्साहित किया गया। तो वहाँ पर देखा गया कि जब कस्सावा का उत्पादन अधिक हो रहा है, तो वहाँ मृदापरण की जैसे बातें देखने को मिली। मृदा पोषक के तत्व जो थे पूर्व से, वे नष्ट हो गए। तो यहाँ पर देखिए किस तरह भूमंडलीकरण, पर्यावरण मिला हुआ है और भूमंडलीकरण के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। और इसी तरह निगम संस्कृत, कॉर्पोरेट कल्चर जो है, वह भी पर्यावरण विनाश के एक दृष्टांत आपको के रूप में देखने को मिलते हैं। वनों का कटाई हो जाए या तो उससे न केवल वन करते हैं बल्कि अपनी मानवीय संस्कृति का भी विनाश होता है। बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा नाइजीरिया में ओगोनी क्षेत्र में व्यापक निष्ठुर परिस्थिति की क्षति पहुंचाएगी और उन लोगों की आजीविका की भी समाप्ति हो गई। तो इस तरह भूमंडलीकरण कहीं-कहीं प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में दिखती है। हम अपने देश के संदर्भ में भोपाल कांड को देख 1984 तो दिसंबर का शायद, तो वहाँ यूनियन कार्बाइड कारखाने में कि किस तरह वहाँ मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और सैकड़ों हताहत तो हजारों लोग ब्लाइंड हो गए थे। तो इस तरह की औद्योगिक त्रासदी यह भूमंडलीकरण की ही देन है। औद्योगिक कल कारखाने स्थापित होने के बाद इस तरह की मानवीय आपदा ज़्यादा देखने को मिलते हैं और भूमंडलीकरण की अस्थिरता के लिए के हित में पर्यावरण संबंधी अस्थिरता का भी होना आवश्यक है। पर्यावरण संबंधी मानदंड को देखें तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन को प्रोत्साहित करने के लिए, इसे बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर डब्ल्यूटीओ की स्थापना ने अहम भूमिका निभाई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर्यावरण संबंधी मुद्दे पर बहस तो होती है, लेकिन पर्यावरण संबंधी बातों को दरकिनार कर डब्ल्यूटीओ के माध्यम से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से औद्योगिक घराने विकासशील राष्ट्रों पर एक तरह से अपनी नीति को थोपते हैं। अगर आप इससे व्यापार करते हैं तो आपकी नीति नहीं चलती है और दोहरा मापदंड एक तरह से यहाँ पर औद्योगिक देश रखते हैं और कमजोर राष्ट्रों के लिए, उसकी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, उसकी अपनी प्रभुसत्ता के लिए ये पर्यावरण संबंधी मुद्दे कहीं न कहीं इन पर भारी पड़ जाते हैं। पर्यावरण उद्योग को प्राप्त करने के लिए इनके व्यापार संदर्भ संबंधी जो भी बातें होती है, यहाँ पर
वे अपनी शर्त आरोपित करते हैं WTO के माध्यम से। उसके बाद अगर हम यहाँ पर पर्यावरण की दृष्टि से कुछ जो कार्य नहीं होने चाहिए वे हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हाथी के दांतों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई प्रकार के बाधाएं विकासशील देशों पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उनकी पर्यावरण संबंधी नीति सही नहीं है। महंगे पर्यावरण के मानदंड का अनुसरण यहाँ पर यदि होता है तो एक पक्षीय होता है और इस पर आयात प्रतिबंध थोपे जाते हैं और एक तरह से संरक्षणवादी उपाय वे लोग अपनाते हैं, विशेष करके प्राकृतिक संसाधन संपन्न विकासशील देशों में आय को घटाते हैं। पर्यावरण से जुड़े प्रतिबंधों से व्यापार संबंधी विवाद बढ़ते हैं और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जैसे देश अपनी मनमानी कैसे करते हैं, औद्योगिक घराने के लिए अलग वे लोग अपने कैसे करते हैं। यहाँ उन्मुक्त व्यापार की बात को वे करेंगे, लेकिन जो अंतर विरोध उपजता है इस बारीकी में नहीं देखा जा सकता है। अमेरिका में अगर हम जोत की से बातें देखें तो वहाँ विशाल है जोत का आकार, लेकिन वहीं कुछ जिस देश में छोटी जो तो ये स्थिति है तो वहाँ पर वे तो उससे टिक नहीं पाएंगे और वे इनके माध्यम से दबाव डालते हैं कि इन जहाँ जहाँ जिस देशों में छोटी जोत है उन्हें सब्सिडी नहीं दिया जाए। ऐसे में तो इनका अस्तित्व समाप्त ही होगा। वहीं फ्रांस, जापान उन सबों की भी स्थिति यही है और सब्सिडी संरक्षण वे अपने देशों में दूसरे माध्यम से देते हैं, लेकिन दूसरे राष्ट्रों को सब्सिडी देने से, किसानों को संरक्षण देने से मना करते हैं। और जबकि कृषि कोई उद्योग नहीं है, जहाँ कृषि चलती है वहाँ जीवन चलती है, एक तरह से जीवन पद्धति के रूप में वे लोग लेते हैं, इसे प्राकृतिक दृष्टि से वे लोग लेते हैं और इसका समुदाय कृषि समुदाय एक तरह से पर्यावरण की रक्षा से संबंधित होती है। जापान जैसे देशों में भी जोत के आकार छोटे ही हैं, लेकिन वहाँ औद्योगिक विकास संबंधी बात होती है और गांव के लघु उद्योग भी सिर्फ उद्योग नहीं होते हैं, बल्कि आप जानते हैं कि यह एक जीवन पद्धति के रूप में होते हैं, एक विशाल समुदाय से जुड़ा हुआ होता है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब आती है तो उनके घरेलू उद्योग की परंपरा समाप्त सी हो जाती है। पर्यावरण संबंधी समस्या के समाधान के लिए एक प्रकार की नीति पूरे सभी देशों पर थोपना सही नहीं है। ऐसा इसलिए कि विश्वव्यापी समस्या पर्यावरण की समस्या को तो देखा जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की बात करें तो अकेले अमेरिका पूरी दुनिया का 1/4 उत्सर्जन करता है। ऐसे में सभी राष्ट्रों पर एक तरह के प्रतिबंध की बातें सही कैसे हो सकती है। पर्यावरण मानक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ बढ़ेगा और उच्च मानक पर कैसे जोर दिया जा सकता है हर जगह। यहाँ पर एक बात और उभरती है कि व्यापार से पर्यावरण को नहीं जोड़ा जाना चाहिए और व्यापार उदारीकरण के लिए कई आपत्तियां उठाई गई है, जैसे कि उससे पर्यावरण नष्ट हो सकता है। अधिक व्यापार जब होगी तो अधिक उत्पादन होगा, अधिक उत्पादन का आधार अधिक आय होता है कि आय अधिक प्राप्ति होती है और इससे क्या होता है, संसाधन हमारे समाप्त होते हैं, धीरे धीरे कम होते जाने लगते हैं और पर्यावरण संबंधी मानक के संदर्भ में सही कदम नहीं उठाए जाते हैं। दोरंगी नीति अपनाई जाती है और पर्यावरण को अधिक क्षति होती है। विकासशील देश पर्यावरण मानदंड को विकसित देशों द्वारा थोपे जाने वाले आवश्यक संरक्षण का पिछले दरवाजे के रूप में उपयोग करते हुए दिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 3 श्रेणियों में कम से कम काम करनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय समाधान के लिए, जैसे कि जो क्षेत्रीय समस्या उभरती है पड़ोसी देशों के साथ अपने जो संसाधन है उसके साथ काम करना चाहिए और इससे
एक देश की कार्रवाई अन्य को प्रभावित करती है। हम सीमा पार प्रदूषण की समस्याओं पर विचार करते हैं तो हम अम्लीय वर्षा या अंतर्राष्ट्रीय नदी, क्षेत्रीय समुद्र का प्रबंधन इसमें शामिल है। दूसरी बातें यह होती है कि पर्यावरण संसाधन या संवाधन की बातें होती है, संवाधन की बात जैसे वायुमंडल की बात हो या गहरे महासागर की बात हो, तो कोई भी देश यदि इस संदर्भ में कार्रवाई करती है तो यह दूसरे देशों को भी प्रभावित करती है या अन्य देशों पर प्रभावित होती है। इसमें हम ग्रीन हाउस गैस की बातें कर सकते हैं, जहाँ क्लोरोफ्लोरो कार्बन का उत्सर्जन होता है और इस उत्सर्जन से ओजोन की परत निरंतर कमजोर होती जा रही है। तीसरी ऐसी भी बातें होती है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन बाजार में नहीं दिखता है, जैसे उष्ण कटिबंधीय वर्षा की बात, वन की बात या कोई विशेष संरक्षण आवास की बात। तो कई तरह की प्रजातियां की बात होती है जो कि महत्वपूर्ण है उस देश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए, मानव जाति के लिए, लेकिन हर कुछ संधि समझौते में नहीं आ सकते। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह बारीकी से इस पर मंथन करना पड़ेगा। पर्यावरण संबंधी विश्वव्यापी हस्तक्षेप। भूमंडलीकरण के इस दौर में अगर हम देखें तो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं देख ऐसा लगता है मानो भौतिक विकास अपने चरम की ओर अग्रसर है। वहीं ऐसे भी अनुमान व्यक्त किए जा रहे हैं कि इस भौतिक विकास में पूरा ब्रह्मांड, पूरी धरती, मानव जहाँ जीवन यापन करता है, यह एक अभूतपूर्व संकट से दिनों दिन घिर रहा है। एक और भूमंडलीकरण के दौर में पूरा विश्व गांव के रूप में तब्दील होते जा रहा है। वैश्विक गांव में लोगों को विकास मिल रहा है, लोग सिमटते जा रहे हैं, सूचना का प्रवाह है, लेकिन पर्यावरण संबंधी जो प्रदूषण हो रहे हैं, पर्यावरण के समक्ष जो संकट उत्पन्न हो रहे हैं, ये विकास के सामने ज्यादा व्यापक हो रहे हैं, ज्यादा विनाश के रास्ते खोल रहे हैं। यह पर्यावरण संकट पूरी मानव जाति के लिए खतरनाक है। आप ओजोन परत के क्षय के बारे में सुनते होंगे। आज सिर्फ ओजोन परत की ही बात नहीं है, बल्कि यह वायु या हवा भी सांस लेने योग्य नहीं रह गई है। एटमॉस्फेयर की बात करें अथवा हाइड्रोस्फेयर की बात करें जल जगत की, अथवा लिथोस्फेयर की बात करें अथवा बायोस्फेयर की बात करें, तो कोई भी जगत प्रदूषण से बचा हुआ नहीं है। और जाहिर है ऐसे में कहीं न कहीं जीवन यापन तो प्रभावित होगा ही होगा और इस तरह की परिस्थिति के भूमंडलीकरण हमारी प्रगति पर एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। और न केवल यह भूमंडलीकरण विश्व की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़कर एक विकास के रास्ते सुझाता है, तो बल्कि इसके साइड इफेक्ट को अगर देखा जाए तो उपभोग स्तर भी बढ़ाता है और इस उपभोग स्तर में कहीं न कहीं प्रकृति का ही दोहन होता है, शोषण होता है, पूरे विश्व की इकोलॉजी सिस्टम, परितंत्रीय प्रणाली को यदि हम देखें तो इसके लिए भी कहीं न कहीं संकट उत्पन्न होने की स्थिति है। ऐसी आशंकाएँ बार-बार व्यक्त की जा रही है। हमारी आर्थिक विकास दिनों-दिन प्रगति को अग्रसर है। हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, दुनिया में विकास स्थापित कर रहे हैं, भौतिक सुख-सुविधा की और निरंतर अधिक से अधिक अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन इन सब दौर में, इस सब भाग-दौड़ में पर्यावरण को कितना नुकसान पहुँचा है, इसका आकलन लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा कहा जाता है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है और आगे इसी तरह अगर 2-3 डिग्री की वृद्धि हो जाए 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाए, तो इसकी तपिश में हर कोई झुलसेंगे, हर कोई प्राणी झुलसेंगे। न सिर्फ मनुष्य, बल्कि जल में रहने वाले या वायु में रहने वाले या धरती पर रहने वाले, हर एक लोग इसका शिकार होंगे। एक और हमारे उद्योग धंधे दिख रहे हैं, हमारे सड़क पर चलते वाहन दिख रहे हैं, हमें बिजली मिल रही है, ताप घर दिख रहे हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैस से धरती तप रही है, बर्बाद होगी, तो यह सामान्य तौर पर नहीं दिखता है। यहाँ पर
सतत विकास की अवधारणा का भी ज़िक्र किया गया है। यह समझ लें कि सतत विकास ऐसा होता है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आने वाली पीढ़ी को भी उसके लिए भी हम कुछ छोड़ जाएँ, वर्तमान में जब हम जितनी अच्छी जीवन की कल्पना कर रहे हैं, उनके जीवन की बेहतरी के लिए भी हम विकास की ओर अग्रसर रहें। यही होता है सतत विकास। इसके लिए विश्वव्यापी स्तर पर कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। हालाँकि हम यहाँ पर यदि वर्तमान भूमंडलीकरण को देखें, तो यह पूर्णतः पश्चिमी आर्थिक चिंतन पर आधारित है, जहाँ की प्रौद्योगिकी मॉडल संचालित किया जाता है। इसमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, वस्तु की ज़रूरत पड़ती है और ज़ाहिर है, इसके लिए प्राकृतिक संसाधन को हमें चेंज करना पड़ता है, उसे रूपांतरित करना पड़ता है। तो इसका दुष्प्रभाव कहीं न कहीं हमारे इकोसिस्टम पर पड़ता है, मानव एवं पर्यावरण दोनों पर पड़ता है और इस मॉडल में इतनी चमत्कारिक आकर्षण शक्ति स्थापित हो गई है कि विकासशील राष्ट्र इस ओर खींचे जा रहे हैं। वे सोचते हैं कि इसी में हमारी आर्थिक प्रगति तो है ही, हमारी सामाजिक प्रगति ही भी है। और हालाँकि ये अलग बात है कि इनका दुष्प्रभाव गरीबी के रूप में आज भी दिखता है, असमानता के रूप में दिखा है। अमीरी बढ़ रही है, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग की स्थिति ठीक नहीं है, अमीरी गरीबी की खाई पड़ती है और एक ओर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था जहाँ हमें इस ओर आकर्षण उत्पन्न करता है, वहीं बढ़ता हुआ प्रदूषण अस्थायी रूप से हमारी पारिस्थितिकी को विनाश की ओर ले जा रहा है। दरअसल यह पारिस्थितिकीय भूमंडलीकरण की प्रक्रिया इस तथ्य से ज़्यादा अभिप्रेरित दिखती है कि उत्पादन और खपत आज दोनों अत्यधिक अवस्था में पहुँच गए, दोनों विकास के सर्वोत्कृष्ट अवस्था पर पहुँचते जा रहे हैं। और ऐसा स्थिति यह हो गई है कि कोई यदि अपने देश में जो कुछ करता है, तो उसका प्रभाव ऐसा नहीं कि उसी व्यक्ति विशेष पर पड़ता है, उसी समाज पर पड़ता है, उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। और आप जानते हैं कि आप यदि अब रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं या यो एयर कंडीशनर का प्रयोग करते हैं, तो ये इसका प्रयोग विश्व की ओज़ोन परत को नष्ट करता है। और इस ओज़ोन परत के नष्ट होने से दुनिया के हर लोगों को इसकी क्षति होती है। तो कहीं उपयोग कोई करता है लेकिन नुकसान पूरे मानव समुदाय को उठाना पड़ता है। आप जानते हैं एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम चलता है यूएनईपी। उस उनके अनुसार कहा गया था कि यदि 8 अरब की वैश्विक आबादी है और 8 अरब में से 1 अरब लोग भी यदि अपने दैनिक जीवन को पर्यावरण के अनुकूल अपना लेते हैं, इस विकास में नहीं जाते हैं, फँसते हैं। पर्यावरण के अनुकूल सिर्फ़ यदि वो व्यवहार करते हैं, तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 20% की गिरावट आ सकती है। आप समझ सकते हैं कि एक-एक मानव का व्यवहार एक-एक किस तरह पूरे समाज के सर्वराज के पर्यावरण को, पूरे विश्व के पर्यावरण को प्रभावित करती है। मोटर वाहन का चलाना हो, तो यह भी आज परिवहन उद्योग अति विस्तार हो रहा है। आप बढ़ते सड़क देख रहे हैं, तो सड़क के साथ-साथ बढ़ते मोटर वाहन भी देख रहे हैं। लेकिन इसे जो गैस उत्सर्जन होता है, इस पर विराम नहीं लग पा रहा है। और आप जानते हैं कि परिवहन गैस उत्सर्जन के ल जितना गैस उत्सर्जन किया जाता है ग्रीन हाउस का, उसका 1/4 के लिए यह ज़िम्मेवार होता है। और कहा तो यह जा रहा है कि यह 2050 तक अगर यही रफ़्तार चलती रही, तो इस पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 50% की वृद्धि हो जाएगी, 2 गुना वृद्धि हो जाएगी। और परिवहन से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लोगों को काफ़ी परेशान करेगी। इसके लिए आप देखते होंगे सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन को चलाया कि इससे कम से कम सार्वजनिक परिवहन में जब इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल होगा या लोग पैदल जब चलेंगे, तो गैस उत्सर्जन नहीं होगा। इस तरह के आप उदाहरण आज सड़क पर देखते होंगे। और इसके अन्य रूप जैसे कि इसका उप स मोटर वाहन परिवहन के अन्य रूप अगर हम इस्तेमाल करें, तो इस तरह का ईंधन का नहीं करें, तो 4.7 गीगाटन तक प्रदूषण कम किया जा सकता है। और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को यदि नियंत्रित नहीं किया गया, तो शहर में धुआँ होगा, धुआँ से मौत होगा, मौत से कहा जाता है कि यह 2030 तक इसमें और वृद्धि होगी। इसीलिए आप देखते होंगे कार, टैक्सी, बस, ट्रक, ट्रेन हर जगह
ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है कि शून्य उत्सर्जन परिवहन हो। और आप जानते हैं कि वृक्ष की जिस तरह असीमित कटाई हो रही है, यह भी एक और हमारे विकास को तो दर्शा रहा है। लेकिन यह असीमित कटाव विश्व के लिए, विश्व की जलवायु के लिए भारी खतरनाक है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरनाक है। और यदि हम उष्णकटिबंधीय वनों की बात करें, तो अगर वहाँ भी वनों की कटाई नहीं होगी, तो फिर परेशानी पूरी दुनिया को उठानी पड़ेगी। आप जानते हैं कि पारिस्थितिकीय तंत्र की बहाली पर समुचित हो, इसके लिए विश्व स्तर पर भी यद्यपि कि प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन जिस तरह विकासवादी भूमंडलीकरण में सिर्फ मुनाफा देखते हैं, वहाँ पर उसे कार्बन सिंक की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती है। उसे कार्बन डाइऑक्साइड से कोई मतलब नहीं होता है, ग्रीन हाउस गैस से कोई मतलब नहीं होता है, और वे अपना सिर्फ मुनाफा देखते हैं। वहीं वनों की कटाई के खिलाफ, प्राकृतिक जीवन जीने के लिए आप देखते हैं कि समय-समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा, सरकारों द्वारा ये प्रोत्साहन जैसी नीति भी चलाई जाती रही है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत के संदर्भ में एक दवाई हुआ, डिक्लोरोडाइफेनाइल ट्रिक्लोरोएथेन, ये केमिकल है। तो ऐसा मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर ये सिर्फ़ उसी के लिए संकट नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है कि यह अन्य जीव के लिए भी संकट उत्पन्न करता है। और जैसे कि आप सुनते होंगे, एक बार बातें ऐसी भी आई कि डाइक्लोफेनिक सोडियम का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण जो क कौवे, जो पशु पक्षी होते हैं, जो जैसे कि पशु को वो दवाई दिया जाता है, वो केमिकल दिया जाता है, वो यदि मर गए, उसको फेंका गया, तो वो फिर कौवा खाएगा, चील खाएगा, तो इसका दुष्प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, उसकी प्रजाति नष्ट होती है। तो उसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि डिक्लोरोडेफेनल ट्रोक्लोरेथेन के मिश्रण से विश्व के दूर स्थित ध्रुवीय क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, या अन्य जीवों को संकट में डाल रहा है, क्योंकि इससे सागर महासागर में वो केमिकल जा रहा है और वायुधारा से भी जा रहा है, और इससे संसाधन की छीनता हो रही है। इस तरह की स्थिति, संसाधन की छीनता की स्थिति, इस गैस के उत्सर्जन की स्थिति पहले नहीं थी। आज भूमंडलीकरण में इसकी प्रक्रिया काफ़ी तेज हो गई है। प्रगति का यह मॉडल हमारे अस्थायित्व के लिए कितना लाभकारी है, कितना वांछनीय है, यह तो सभ्य समाज के मानव को सोचना ही पड़ेगा। एक विश्व में रहने की हमारी आवश्यकता अब कितनी रह गई है, या कितनी सुरक्षित रह गई है, इसे भी मानव समाज में लोगों को सोचना ही पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं भूमंडलीकरण और बाहरी तंत्र का बड़ी मात्रा में विघटन। तो देखिए कि 1990 से 2000 के दशक की बात है, तो वहाँ पर 0.50% प्रति वर्ष की दर से 92 लाख हेक्टेयर उष्णकटिबंधीय घास जो है उसका निर्वनीकरण हो गया। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह क्षेत्र कम से कम एक पुर्तगाल के आकार के बराबर का क्षेत्र था। उसी तरह कोरल रीफ विरंजन प्रदूषण और विनाशकारी मत्स्य ग्रहण से ये समाप्त हो जा रही है। एल नीनो का आपने नाम सुना होगा। 1998 में विश्वव्यापी ब्लीचिंग की घटना आई, उसके कारण 16% प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंचा, और इसमें आधे तो सुधार योग्य ही नहीं रह गए, और 32% को अगले 30 वर्षों में संकटग्रस्त माना गया, और कहा जा रहा है कि 11% तो नष्ट हो गए। और कुल मछली आबादी का 3/4 का दोहन उनकी टिकाऊ क्षमता को अधिक करता है। और कुल मत्स्य क्षेत्र का जो पैदावार होता है वह घट गया, और कुछ मत्स्य क्षेत्र जहाँ की विशेष मत्स्य हुआ करता था, जैसे पश्चिमी स्नेह मीन, यह तो पूरी तरह समाप्त ही हो गया, और कई प्रकार के इस परितंत्रिक संरचना में परिवर्तन आया। परभक्षी मछली समाप्त हो गया, और महासागर का जो तल था यह लगभग 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर महासागरीय जलपोतों से खराब किया गया है। जलपोत जो चलती है तो उससे भी महासागर का तलीय क्षेत्र
खराब होता है, क्योंकि तल के अंदर जितने भी जीव जंतु प्रजाति रहते हैं उसको नुकसान होता है, उसकी समाप्ति हो जाती है, दीर्घकाल तक के लिए वो समाप्त हो जाता है। और इस परिस्थिति में असंतुलन लाने के लिए, इसका क्षरण करने के लिए, पर्यावरण का क्षरण करने के लिए एक समय तो ऐसा आया कि इसके जिम्मेवार गरीबों को ठहरा दिया गया, गरीबी को ठहरा दिया गया कि ये लोग लट्ठा बनाता है, गोबर से जो है गोईठा जैसे बनता है उसका, या पशु फार्म का काम करता है, इससे नुकसान पहुंचता है पर्यावरण को। लेकिन बाद में, या जैसे कि ये लोग लकड़ी काटते हैं जंगल जाकर, तो ये सब पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन दीर्घकालिक तौर पर वैज्ञानिकों को निष्कर्ष निकाला, नहीं ये उत्तरदायी हैं, लेकिन इस मात्र अंश मात्र हैं, और ज़्यादातर पर्यावरण प्रदूषण के लिए ये गरीब लोग जिम्मेवार नहीं हैं। और ऐसा इसलिए कि अब देखा गया कि अधिकांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है अपनी आजीविका के लिए आश्रित समुदाय की गरीबी ये लोग बढ़ाए, और इन्हें कोई लोभ नहीं है, बल्कि ये तो अपना साधारण जीवन यापन करते हैं। लोभ तो तब हो जाता है जब जैसे कि मछली संसाधन है उसका दोहन होने लगता है, तो फिर वहाँ पर ऐसी स्थिति होती है कि लाखों मछुआरों का आजीविका ही नष्ट हो जाता है। और न केवल आजीविका नष्ट होता है, बल्कि तटीय परितंत्र की जो स्थिति होती है वह विघटित हो जाती है। और यह पर्यावरण का विश्वव्यापी विघटन जो होता है, यह कई प्रकार के विभिन्न तरीके के हानिकारक तरीक़ों से होता है, और यह जलवायु परिवर्तन और परितंत्र काफ़ी अस्पष्ट जैसे दिखने लगते हैं। और हम ये जानते हैं कि जैव विविधता की क्षति होती है। जैव विविधता में इसके जो सम्मिलित होते हैं, आनुवांशिक होते हैं, जैव भौतिक होते हैं, पारिस्थितिकीय सूचना हावी, कृषि औषधीय, रासायनिक सामग्री और जो सूचना उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ये सब समाप्त हो सकते हैं। और देखा जा रहा है भी कि जीन बैंक संग्रह जो होता है, जैसे कि चावल, मक्का, sorghum, बाजरा, मटर आदि का, इसमें आनुवांशिक विविधता जंगली संबंधी विद्यमान है, और कहा जा रहा है कि लगभग 85% की क्षति इन फसलों की उन्नत किस्मों के विकास पर दबाव हो सकता है। आप देखते हैं कि आज फसल के उत्पादन पर दबाव दिया जा रहा है, उसमें कई तरह के कीटनाशक का और प्रसंस्कृत तरीके से उसका बीज तैयार किया जा रहा है। ऐसे में उसका जो मौलिक अनुवांशिक तत्व था वो कहीं न कहीं समाप्त होती जा रही है। यह समझने वाली बात है कि पर्यावरण संबंधी जो चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रही है, जैव विविधता की बात होती है, इसके लिए न्यूनीकरण हो, मात्रा में हो, और इसके संदर्भ में नियम विधि बनाने की आवश्यकता में सिर्फ किसी एक देश के सहयोग से नहीं होगा, बल्कि विश्वव्यापी स्तर पर यहाँ पर सहयोग अपेक्षित जान पड़ता है। और विश्वव्यापी करार जो हो रहे हैं वो प्रभावकारी तो हैं, लेकिन जहाँ लागत अपेक्षाकृत कम लगता है वहाँ लाभ कौन कमाता है? तो जो विकसित देश होते हैं, जो समृद्धशाली देश होते हैं, वे ज़्यादा लाभ कमा लेते हैं। और तो इस देशों शेष देशों को क्षणिक रूप से भले लगता है कि हमें लाभ हो रहा है, लेकिन यह अंततः नुकसान की अवस्था में रहता है। विशेष रूप से जो हम यह कह सकते हैं, विकसित और शक्तिशाली देश लाभ की स्थिति में होते हैं, और विश्वव्यापी पर्यावरण की जो संबंधी जो समस्या हो रही है, इसके संदर्भ में हम सभी राष्ट्रों को इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। पर्यावरण संबंधी कुछ विश्वव्यापी पहल की बात करें तो हम यह देखते हैं कि विश्वव्यापी सफल पहल जो हुआ है उसमें ओजोन परत से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की गई है, और इसके परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया में जो त्वचा कैंसर उत्पन्न करने वाले अल्ट्रावायलेट किरण की बात होती है कि अल्ट्रावायलेट किरण का विकिरण पड़ रहा है, तो इस पर चर्चा की गई। और 1970 के दशक के अंत तक आप देखते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को छीन करने लगी थी, उसे नष्ट करने लगी थी। और इसी के मद्देनज़र स्वीडन में 1972 में सम्मेलन बुलाया गया। उसके बाद 1985 में वियना में ओजोन परत संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुई। उसके बाद ओजोन परत पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई प्रारंभ की गई। इसके बाद इस पर चर्चा व्यापक रूप से शुरू हुई। आप देखते हैं कि इसके बाद दक्षिण ध्रुवीय ओजोन छेद पर ड्रामेटिक उपग्रह प्रतिबंध ने लोगों का ध्यान काफ़ी अपनी ओर आकर्षित किया था, और जो गंभीर साक्ष्य मिलने लगे थे। उसके बाद ओजोन छेदकारी पदार्थों के प्रयोग ने
विकसित क्षेत्रों पर बाध्यता थोपने जैसी बात की और इसके लिए वियना सम्मेलन बुलाया गया। उसके बाद आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर देखते हैं कि तेजी से काम करना शुरू हुआ और ओजोन पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रभाव के अगले साक्ष्य के रूप में वियना सम्मेलन का आप देखते हैं। फिर लंदन प्रोटोकॉल प्रारंभ हुआ। उसके बाद 1997 तक 85% तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्तर कम करने पर सहमति हुई थी। इस प्रोटोकॉल के अधीन कई विकसित जो जो विकासशील देश थे उसे कुछ छूट दिया गया। इस बाध्यता के साथ वो छूट दिया गया कि इसके लिए उन्हें 24 करोड़ डॉलर की एक निधि बनानी पड़ेगी। ऐसा इसलिए कि ओजोन जो उस पदार्थ को छिनकारी पदार्थ जो है जो वायुमंडल में संकेंद्रण बढ़ा रहा है उस ओर कमी होगी और ओजोन परत की संभावित पूर्ति की दिशा में प्रयास किया जाएगा। और यह भी समझने वाली बात है कि ओजोन परत के संरक्षण की समस्या आसान थी बनिस्पत जलवायु परिवर्तन या जैव विविधता क्षरण के अपेक्षा। अगर हम देखते हैं क्योंकि ऐसा इसलिए भी कि यहाँ पर इस संदर्भ में राजनीतिक सहमति राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अनुकूल थी और राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक उत्पादन करने के लिए जो उत्तरदायित्व समृद्धशाली औद्योगिक राष्ट्र है वे भी वहाँ के नागरिक भी त्वचा कैंसर से सबसे अधिक खतरे में थे और यही कारण रहा कि यहाँ पर इस संदर्भ में ध्यान आकृष्ट हुआ और ग्रीन हाउस गैस के असमान का इस संदर्भ में जो परिवहन क्षेत्र जैसे ये सबको असंतुलित कर रहे थे इस ओर ध्यान आकर्षित हुआ और प्रयास किया गया। आप देखते हैं कि विश्वव्यापी पर्यावरण संबंधी समाधान के लिए सबसे पहले पहल स्टॉकहोम में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1972 में हुई थी। वहाँ मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था यूएनसीएचई। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी 1972 में बनाया गया और इसका उद्देश्य ही था कि भावी जो पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ी है उसके जीवन में कोई गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाए बल्कि उनका जीवन की गुणवत्ता सुधारा जाए बरकरार रहे और आगे भी अन्य राष्ट्र के लोगों के लिए भी इस संदर्भ में शिक्षित करना इसका उद्देश्य था ताकि वे आने वाले पीढ़ी के लिए एक माकूल माहौल बना सके और इसके लिए एक स्वस्थ पर्यावरण की देखरेख के लिए ये वर्तमान पीढ़ी नेतृत्व प्रदान करे और सबों की भागीदारी भी इसमें हो। यहाँ पर यह भी देखें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की पहल 1990 के दशक के बाद और तीव्र हुई और आप देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा दिनों दिन बढ़ते जा रहा था। इसके बाद पृथ्वी के तापमान के बढ़ने के कारण फिर 1992 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की संधि होती है। आप जानते हैं कि 92 के बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए। उसमें सभी औद्योगिक देशों ने 2008 से 12 तक 1990 के स्तर की तुलना में सभी सहमत हुए कि इस 5.2% तक उत्सर्जन घटाया जाए और वहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि उस समय तक एक चौथाई भाग कार्बन उत्सर्जन करता था इस आधार पर प्रोटोकॉल की उन्होंने अभी पुष्टि नहीं की कि विकासशील देशों को तो छूट दी गई है। दूसरी ओर विकासशील देश ऐसा मान रहे थे कि प्रदूषण करने वाले तो उत्तर के देश हैं और इसका भुगतान किया जाए उन्हें जो हानि हुई उसकी बिना गलती की हानि हुई। उत्तर और दक्षिण के देश से संदर्भ आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उत्तर मतलब अमीर देश जो पश्चिमी देश हैं वो उत्तर के देश कहलाते हैं और दक्षिण के देश गरीब सब देश तीसरी दुनिया के देश ये लोग दक्षिण के देश कहलाते हैं और उत्तर के देश अमीर देश विकसित देश उत्तर के देश कहलाते हैं। और गरीब देश विकासशील देश कह रहे थे कि इनको क्षति हुई तो इसकी भरपाई उत्तर के देश करे और उत्तर के देश अमेरिका जैसे देश इसलिए हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे कि विकासशील देशों को छूट है तो हमको भी छूट दो। और उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि हालाँकि उसके बाद संसाधन के संदर्भ में हस्तांतरण की माँग करने की उठी, लेकिन वहीं कार्बन सम्मेलन इस दिशा में एक सकारात्मक कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ती रही। 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में वहाँ संयुक्त राज्य पर्यावरण और विकास सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसको 21वीं सदी आने वाली सदी के रूप में 1992 में ही हुआ था के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में देखा जा रहा था, एक रूपरेखा के रूप में देखा जा रहा था। ये एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाता है, जहाँ सतत विकास के लिए एक आयोग 1992 में कमीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीएसडी 1992 में स्थापित किया गया था। और यद्यपि कि हम यह कह सकते हैं पर्यावरण सुविधा
ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी 1991 में स्थापित किया गया था, परंतु 1994 में इसे रियो डो जेनेरो सम्मेलन के बाद विकास के अभिसमय को ध्यान रखा गया और फिर पुनर्गठित किया गया। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन सहित मानव की उत्तरजीविता के लिए जैव विविधता का महत्व उसके बाद स्वीकार किया गया और 1980 के दशक के बाद अप्रत्याशित स्तर तक जैव विविधता की क्षति पर चिंता व्यक्त की गई और जैविक विविधता सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया। वहाँ इसके माध्यम से प्राकृतिक संसाधन पर प्रभुसत्ता संपन्न अधिकारों की पुनः पुष्टि की गई। विकासशील देशों के जो संसाधन आनुवांशिक रूप से जो संसाधन प्रयोग किए जा रहे थे उसके भरपाई के लिए, उसके भुगतान के लिए विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा के माध्यम से एक कोष स्थापित करना स्वीकार किया गया। हालांकि हम यह भी देखते हैं कि ओजोन परत के संदर्भ में जितनी सहमति सर्व स्वीकार्य ढंग से मिल गई, पर्यावरण मुद्दे के अन्य मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन की बात करें या जैव विविधता की बात करें तो यहाँ पर इसकी प्रगति अपेक्षाकृत काफ़ी हम धीमी ही कह सकते हैं। इस पर सर्वमान सर्व स्वीकृति सर्व क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। हम यह भी कह सकते हैं कि एक और हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण किस तरह संस्थागत तौर पर विकसित हो रही है, सहायता प्रणाली तेजी से हो रही है, लेकिन वहीं पारिस्थितिकीय सहायता की जब बात होती है तो संस्थागत रूप से इसमें तेजी नहीं आ पाती है। भूमंडलीकरण पर्यावरण संबंधी संकट की प्रक्रिया को एक तरह से बढ़ा रही है। राजनीतिक सहायता, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक सहमति यहाँ पर नहीं मिल पाती है। राजनीतिक नेता को इस संदर्भ में ज़्यादा रुचि नहीं होती है और भूमंडलीय पारिस्थितिकी नीति लोगों को अधिकतम संख्या के सर्वोच्च हित में हो, अच्छी शासन व्यवस्था, समानता, न्याय, लोकतंत्र के सिद्धांतों पर ही संचालित की जाती रही है। राष्ट्र राज्य के जो नेता होते हैं वो भी ऐसी नीति बनाती हैं कि इससे अपनी अर्थव्यवस्था को अधिकतम लाभ दिखे और इसके विपरीत हुए परिस्थिति के भूमंडलीकरण के लिए नियम बनाने के लिए मिलते तो हैं, लेकिन इस तरह के रुख अपनाते हैं ताकि उसको ज़्यादा हानि नहीं हो, ज़्यादा कम लागत अधिक मुनाफा वाली बात ध्यान में रहता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ही उनके लक्ष्य में होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समानता जैसे मुद्दे पर्यावरण संबंधी मुद्दे कूटनीति के एक विवाद के रूप में ही दिखते हैं। भूमंडलीय करार के लिए समता एक पूर्व शर्त है, लेकिन यहाँ पर ऐसी बातें नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि समानता या निष्पक्षता के बिना यह असंभव है कि विश्वव्यापी समस्याओं को दूर कर किया जा सके। इसके संदर्भ में दीर्घकालिक कोई भागीदारी हो सकती है। भूमंडलीकरण के संदर्भ में हम यह भी कह सकते हैं कि पर्यावरण संबंधी समस्याओं ने कोई संस्था का रूप नहीं लिया है। विश्व व्यापार के क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन के समान यह कोई शक्तिशाली संस्था के रूप में नहीं है और व्यापक रूप से सहभागिता नहीं निभाई जा पा रही है। विश्व व्यापार को नियंत्रित करने वाला विश्व व्यापार संगठन भूमंडलीकरण के दौर में अधिक मजबूत हुआ, लेकिन पर्यावरण संबंधी संस्थाएं कोई भी रियो सम्मेलन के बाद भी नहीं मजबूत हो सकी। विश्व के नेताओं को अभी भी भूमंडलीय पर्यावरण के एकीकरण के लिए इसकी संस्थागत अच्छाई के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करनी पड़ेगी और पृथ्वी पर जीवन की विविधता के किस तरह अस्थायित्व में संरक्षित रह सके इसको सुधारना पड़ेगा, इसको प्रभावी बनाना पड़ेगा। विश्व व्यापार संगठन के समान प्रभावकारी पर्यावरण संबंधी संगठन विकसित करना समय की मांग बनती जा रही है। पर्यावरण संबंधी हो रही पहल को आप स्टॉकहोम कन्वेंशन के रूप में भी स्मरण रख सकते हैं और यह स्टॉकहोम कन्वेंशन एक वैश्विक संधि के रूप में आई जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से बचाने से संबंधित है। यह समझौता स्वीडन में 2001 में हुआ था। यहाँ पर 2004 से यह प्रभावी हुआ और भारत के संदर्भ में देखते हैं कि 13 जनवरी 2006 को स्टॉकहोम कन्वेंशन की पुष्टि भी की थी भारत ने और इसके सदस्य देशों के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान, विचार विमर्श और वार्ता के बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन को सूचीबद्ध किया गया था। आप पंचामृत रणनीति को ध्यान में रखेंगे, यह भारत द्वारा अपनाई गई नीति है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 में हुआ था, तो वहाँ पर 26 में जो है भारतीय प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने जलवायु कार्रवाई के लक्ष्य के साथ-साथ भारत की पंचामृत रणनीति को भी अपना लक्ष्य बताया गया था। यहाँ पर आप बता दें
कि भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन जैसी पहल को बढ़ावा देने तक प्रतिबद्धता व्यक्त की और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं इसके विरुद्ध प्रयास को संगठित करने के लिए भारत और फ्रांस ने भी साथ मिलकर पहल की है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से भारत ने दर्शाया है कि उसके पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उत्पादन हो। इस संदर्भ में उन्होंने प्रतिबद्धता व्यक्त की है। थोड़ा सा यदि हम वैश्विक तापमान को कम करने के भारतीय प्रयास को देखें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित एनडीसी इसको जो है अद्यतन अभी किया है और नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इसके यहाँ जलवायु परिवर्तन के खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत का जो प्रयास है उस संदर्भ में बताया गया है और इसमें कहा गया है कि 2005 के स्तर से 2030 तक 45% कम किया जाएगा। वहीं 2030 तक देश गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधन में 50% तक की कमी करेगा और भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के दीर्घकालिक लक्ष्य को अपना देश की लक्ष्य बताया है ताकि 2070 के बाद पूर्णतः ये गैस उत्सर्जन उत्सर्जन संबंधी कोई भी शिकायतें भारत से नहीं रहेगी। वहीं इसके लिए उन्होंने समन और गतिविधि दोनों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। कृषि हो, वन हो, उद्यम हो, यहाँ पर सतत गतिशीलता को ध्यान में रखा गया और कई तरह के कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। सरकारी के विभिन्न माध्यमों से नवीकरणीय क्षेत्र में संसाधन जुटाने का कार्य कर रही है और अपने संसाधन का एक बड़ा हिस्सा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लगाने में प्रतिबद्ध है। इसके साथ-साथ यहाँ पर अगर हम एक मिशन लाइफ को देखें तो 20 अक्टूबर 2022 भी हाल ही में गुजरात के एकता नगर में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का शुभारंभ किया और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी थे। इस मिशन लाइफ में बताया गया कि 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि मिशन लाइफ वैश्विक जलवायु परिवर्तन संबंधित कार्रवाइयों में व्यक्ति और समुदाय के व्यवहार परिवर्तन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है, पर्यावरण के मित्रवत बनाने की आवश्यकता है और यह मिशन व्यक्ति के उपयोग और निपटान अर्थव्यवस्था की जगह चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देता है और मिशन लाइफ अपने बृहत स्वरूप में एक जन आंदोलन के रूप में बनाने का सरकार का लक्ष्य है। यह इसका उद्देश्य है कि लोग बीच सचेत हो जाएं और कोई भी चीज़ करने के पहले उसका विचार करें फिर उपयोग करें, पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, अपनी जीवन शैली को बदले और विश्व भर में के व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में कई तरह के अच्छे सरल कार्य, आसान कार्य, जलवायु के अनुकूल कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पर्यावरण को जीवन शैली के अनुरूप बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर प्री प्लेनेट पीपल की का विकास किया जाए और वैश्विक नेटवर्क प्रो प्लेनेट पीपल का लाभ उठाते हुए सामाजिक मानदंड को भी किसी न किसी तरह जलवायु के अनुकूल बनाया जाए।